नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। आज राजनीतिक बातचीत के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दिल्ली कॉलेज में, जिसको अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दिल्ली कॉलेज की बात करें तो वो पुराना, जो उसकी माने इमारत पुरानी है, वहाँ मिर्जा गालिब कभी बुलाए गए थे कि आइए आपको नौकरी दी जाएगी पर्सियन डिपार्टमेंट में, और वो गए और प्रिंसिपल साहब उठ कर नहीं आए स्वागत करने, तो लौट के चले आए। इस तरीके के स्वाभिमानी लोगों का जो पूरा जमावड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज में, उसके इतिहास में दर्ज है। लक्ष्मण यादव भी पूर्वांचल के अभिमान की तरह वहाँ, पूर्वांचल के स्वाभिमान की तरह जमे हुए हैं। हम लक्ष्मण यादव को एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता के रूप में तो जानते ही हैं। वे बहुत तार्किक सामाजिक चिंतक हैं और बहुत सामाजिक सरोकारों के साथ उनका संघर्ष हमने देखा है। 13 पॉइंट रोस्टर हो या और दूसरे मुद्दे, उन पर दिल्ली की सड़कों पर उनका उठा हुआ हाथ हमेशा दिखाई पड़ता रहा। उसके साथ साथ देश की सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है जाति जनगणना, उस पर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपनी बात रखी, लोगों को सेंसिटाइज किया। आज भी हमारे बीच में। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव अब आने ही वाला है। 12 फरवरी को पहले चरण के लिए जो चुनाव होगा, उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकदम माहौल गर्म है, और वहाँ बहुत तरह की बातें चल रही हैं सामने। बहुत तरह के समीकरण वहाँ सध रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और लगभग कितने लोग जो कि गर्मी और सर्दी की बात वहाँ करते हैं और जून मई जून में शिमला बनाने की बात करते हैं, उनके लिए यह जाड़े की रात अपने आप में बहुत तपती हुई दोपहर की तरह हो गई है, क्योंकि चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई हैं। एक चीज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर खास तौर से जो सामने आई है कि जनता को मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर उलझाने वाले लोग अब जनता के सवालों को लेकर बहुत जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जैसे उनको समझ में आ गया है यह कि अब मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर उनको बरगलाया नहीं जा सकता। उनके बहुत सारे जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, विद्यार्थियों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, वो सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई सीधा सपाट जवाब उनके पास नहीं है, न तो जवाब देना संभव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पिछला 5 वर्ष हमने यह देखा कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, वो चाहे सी ग्रेड की हो, चाहे डी ग्रेड की नौकरी के लिए हो, चाहे अफसरी के लिए हो, वो हर इम्तहान का पर्चा लीक हुआ और उसका रिजल्ट नहीं आया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती और 18,000 पदों पर घपला, ये सब सवाल, इतने बड़े सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक तरह से कलंक की तरह है। और हमारे सामने अब यह सवाल है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता का सपना देख रहे लोग युवाओं को क्या जवाब देना चाहते हैं, उनकी बेरोजगारी पर क्या जवाब देना चाहते हैं। क्योंकि मुद्दा केवल पिछड़ों का नहीं है, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का भी है। सबके हकों पर डाका डाला गया है, सबको कहीं ना कहीं कमजोर किया गया है। सामाजिक रूप से उनके ऊपर हमले हुए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमले हुए। जनता अगर सीधे सीधे कहा जाए तो उसके हाथ में कटोरा थमा दिया गया है, और उसका अभिमान कुचल कर उसको 5 किलो अनाज के का बंधक बनाकर वोट वसूलने की जो पूरी राजनीतिक साजिश थी, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। मैं लक्ष्मण से पहला सवाल यह करना चाहूंगा कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में स्थानीय मुद्दे अलग अलग हैं, केंद्रीय मुद्दा महंगाई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के सवाल को किस तरह देखते हैं और किस तरह उसको उठना चाहिए था, जो कि नहीं उठ रहा है? लक्ष्मण। बहुत शुक्रिया राम जी दादा। और आपने चूंकि जिस जिस तशनगी से मेरा परिचय दिया और गालिब को याद किया, तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है।
तो बिल्कुल मैं उसी कॉलेज से हूँ, और यहाँ भी लोग अक्सर बातचीत करते हैं। तो एक एक वक्त था कि जब मैं कहता था कि मैं आजमगढ़ से हूँ, तो उसको लेकर के बदनामी के अलग तोहमतें थी, लेकिन अब वो लोगों को लगता है कि नहीं, ठीक है, पूर्वांचल की जमीन में एक वैचारिक तेवर है जो शायद उसी मिट्टी से हमें मिला है। इसलिए वो हम लोग थोड़ी बहुत कुछ कोशिशें कर पा रहे हैं। हमारे जैसे तमाम नौजवान दिल्ली या देश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने आए भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से। तो अब एक बदलाव दिखता है कि आवाज बुलंद होती है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग कर पा रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है और सीख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से जो परिचय दिया। और निश्चित रूप से सियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ से मेरा अपना जहनी ताल्लुक है, मेरी अपनी जमीन है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ की सियासत को लेकर के बहुत संजीदगी से मैं सोचता भी हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे पिताजी पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव में मैं उनसे अक्सर चर्चा करता रहता था। समाजवादी जन परिषद, किशन पटनायक और तमाम उन लोगों के साथ ही रहे पिताजी अक्सर चुनावी जो मौसम होता था उसमें एक बात कहते थे कि इस समय सब कुछ पूंजी के हाथ में है। पिताजी पुराने कॉमरेड थे, तो वो लगातार एक बात कहते थे कि देखो, ये जो राजनीतिक दल है ना, ये सब अपने अपने हिस्से का एक वह राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन सबके केंद्र में पूंजी है। तो मैं उनसे कहता था कि थोड़ा बहुत सामाजिक न्याय की जो बारीकियां हमने पढ़ी हैं, तो मैं बार बार उनसे कहता था कि नहीं, ब्राह्मणवाद भी है, जाति भी एक अहम सवाल है। तो हमारी उनकी बहस हुआ करती थी कि वो बार बार कहते थे कि पूंजी सब कुछ को नियंत्रित कर रही है। तो मैं कहता था कि पूंजी है, लेकिन उसके साथ जाति का गठजोड़ बहुत अहम है। मैं जो पहली बात इस समय मौजूदा दौर में, वो 2012 की बात रही होगी, अब हम 2022 के चुनाव पर बात कर रहे हैं, और मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि केंद्र में पूंजी है, वो केवल प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत को संचालित कर रही है। तो पूंजीवाद, जो भारत का पूंजीवाद है, जिसको जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा जी जब शोषित समाज दल उन लोगों ने गठबंधन करके बनाया था, 1971 में उसका पहला अधिवेशन हुआ अगस्त में। उसके बाद लगातार उनके एजेंडे में, उनकी शब्दावली में यही था कि हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का एक गठजोड़ हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को उसी गठजोड़ के एक नए रूप में देखने की जमीन पर खड़ा हूं। वहां से अगर आप देखेंगे तो जो जो भाषा का स्तर गिरा है, जो आपके सवाल में मौजूद था, उस पर बस संकेत कर दे रहे हैं कि वह केवल भाषा का स्तर नहीं गिरा है। गर्मी शांत कर देंगे और शिमला बना देंगे, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अब्बा जान, ये ऐसा लगता है गोया आप एक ऐसे प्रदेश के मुखिया की भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते जिस प्रदेश ने, उसी लखनऊ में रहकर जिसने तहजीब दी, वैचारिक विरासत है, सांस्कृतिक आंदोलनों की विरासत है, वहां की सियासत का भाषिक स्तर इतना गिर जाए। तो ये इस दौर की एक चिंता है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि उनके मन में अपना एक एजेंडा है। वो नहीं चाहते कि युवाओं के रोजगार पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, बेरोजगारी के सवाल को सियासत का सवाल, चुनाव का सवाल बनाया जाए। इसलिए वो लगातार एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चूंकि साहित्य से जुड़ा हुआ हूं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप लोगों से पढ़ते, आपकी पत्रिकाओं के तमाम चीजों को पढ़ते, आपको सुनते, ये हम लोगों को समझ बनी है कि भाषा केवल माध्यम नहीं है। हम तो हिंदी वाले जानते हैं ना, भाषा तो आपकी पूरी जहनियत, आपकी शख्सियत के बनने और उसके जाहिर होने दोनों का एक एक पैमाना बनती है। तो ये गिरावट पूरे राजनीति में आई है। इस गिरावट के पीछे कई वजहों में से मुझे एक वजह यही नजर आ रही है, जो आपके सवाल की मूल चिंता थी। वो वजह यह है कि इस देश में इस समय नौजवानों के जो मूल बुनियादी सवाल हैं, उनसे ध्यान भटकाया जाए। वे सवाल जिनका जवाब जनता आपसे मांगेगी, और सियासत का तकाजा ये है कि आप अगर सत्ता में रहते हुए चुनाव जब लड़ते हैं,
तो आप अपने काम गिनवाते हैं कि आपने हमें मौका दिया तो हमने 5 साल में शिक्षा के लिए ये काम किया, रोजगार पर ये काम किया, स्वास्थ्य पर ये काम किया, बुनियादी बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, कमाई, दवाई, इन सब के लिए ये काम किए। और उस पर फिर आप वोट मांगते हैं कि दोबारा हमें मौका दीजिए, कुछ अधूरे काम रह गए उन्हें हम पूरा करेंगे। लेकिन सिद्धांत कहीं पीछे रह गया है। आप मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह कौन सा सांस्कृतिक विमर्श है? राम को तुलसीदास नहीं लाए क्या? मैं तो ये समझ, मेरा काम है तुलसीदास पर, कभी अलग से कभी मौका मिला तो मैं उस पर लिखूंगा और उसको व्यवस्थित ढंग से अपनी बात रखूंगा कि वह तुलसीदास जब राम को ले आ रहे थे, जिस राम का उत्तर भारत और खासकर अब तो पूरे भारत पर एक आरोपित मिथकीय चरित्र राम बना दिए गए हैं, वो तुलसी के राम है। तो तुलसी के पहले भी कई राम है। एके रामानुजन के संदर्भ में कहूं तो 300 किस्म की तो रामायण है। और उन सारे सांस्कृतिक विमर्शों को वोट की राजनीति के लिए अब कहा जाएगा कि बीजेपी राम को लाई है, योगी और मोदी राम को लाए हैं, और खुलेआम ये नारा लग रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही। तो ये एक एक चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि आपने 5 साल में कुछ किया नहीं। अब आपके सवाल में जो दो पहलू थे, मैं आखिर में उसको जोड़ दे रहा हूं कि अब आपको ये जवाब देना पड़ रहा है कि जो नहीं किया वो तो आप नहीं बोल रहे। आप घोषणा पत्र एक उपेक्षित सा मुखपत्र बन गया है जो केवल औपचारिकता निभाने के लिए सामने लाया जाता है। घोषणा पत्र की घोषणाएं न तो घोषणा पत्र बनने के समय कोई जीवित दस्तावेज की तरह होती हैं, और चुनाव जीतने के बाद तो उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक ही दिया जाता है। इसलिए उन पर कोई कसौटी नहीं बनी है। तो वो सारे वादे जिन पर चुनाव लड़े गए वो हाशिए पर धकेल दिए गए। एक तो उन पे एक बात हो ही रही है, लेकिन जो इस 5 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ है, मसलन शिक्षा की अगर बात करूं मैं, कोई नया ऐसा विश्वविद्यालय नहीं खोला जिसको सामने दिखाया जा सके। मैं तो आजमगढ़ से आता हूँ। एक बंजर जमीन को शिलान्यास का पट देख करके कह दिया गया यहाँ एक राज्य विश्वविद्यालय खड़े खुलेगा। 5 साल में पूरी इमारत बन सकती थी, वहां पाठ्यक्रम और पठन पाठन शुरू किया जा सकता था, नहीं हुआ। देश में उत्तर प्रदेश में कोई नए विश्वविद्यालय उस तरह नहीं खुले, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसे आप गिनाए। हाँ, वो काम हुआ कि अगर एक शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें 69,000 में से 3.86% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। पहले ये सरकार कहती रही कि घोटाला नहीं हुआ है, बाद में जब मान गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, चुनाव के दबाव में मान गए, यानी आप मान गए घोटाला हुआ था, तो ओम प्रकाश चौटाला शिक्षा घोटाले में जेल में थे, राजनीतिक चौपट हो गई। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में नहीं होना चाहिए था। यह एक सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक अहम सवाल बना। 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण का सवाल एक अहम सवाल बना हुआ। अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और तमाम जगहों पर कई वैकेंसी ऐसी आई हैं, 67 नंबर ओबी जनरल का कट ऑफ है, 87 नंबर ओबीसी का कट ऑफ है, और 75 नंबर शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव दलित, पिछड़े, आदिवासी तीनों तबकों पर पड़ा है, और नौजवानों ने इसको समझा है और वोट के दिन इसका हिसाब लेंगे। स्वास्थ्य के सवाल पर उत्तर प्रदेश में कोरोना में लाशें तैरी हैं। आप तो उसी बनारस में हैं दादा, और आपने देखा है कि क्या क्या वहां बनारस से लेकर गाजीपुर तक की गंगा के किनारे लाशें रही। जिन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई की उन पर मुकदमे हुए। ये सब कुछ हुआ। बुलडोजर किसके घर पर चला है, किसको जेल में डाला गया है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। सीएनआरसी के मूवमेंट पर जिन लोगों ने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, उनके पोस्टर उन जिन सड़कों पर लगाए गए, मुकदमे और वसूली हुई है, रेहड़ी पटरों से वसूली की गई। मुझे लगता है कि यह 5 साल में हुआ है। तो जो जो नहीं हुआ उस पर वो नहीं वोट मांग रहे, जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और खासकर युवा देख रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव इन मुद्दों को बहुत गहरे रूप में छू रहा है, जिसका शायद बहुत असर होने वाला है। जी। एक सवाल मेरे मन में लगातार बना रहता है इस बात को लेकर कि युवाओं पर उत्तर भारत में लगातार हमले हुए हैं, संगठित हमले जो संघी गुंडों ने किए, और सत्ता ने उनको प्रश्रय दिया, उनको हथियार दिए, उनको कानून के दायरे से बाहर कर दिया। पुलिस को कहा कि तुम जो है मूक दर्शक या तो बने रहो या इतनी देर से पहुंचो जब तक वे लोग पीट दिए जाएं और तमाम सारे संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जाए। जेएनयू में हमने देखा एक बहुत माने बर्बर हमला किया गया,
जामिया में लाइब्रेरी के सवाल पर जो है वहाँ छात्रों को मारा पीटा गया और बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसके अलावा आप देखिए अभी हाल में ही इलाहाबाद में एक घटना हुई, जब जो सबसे गरीब घरों के जो बच्चे जहाँ तैयारियां करते हैं, वहां पर उनको जब वो अपने हक का की मांग कर रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ जो है लगातार जो है वो मैंने धोखा दिया जा रहा है उनको, और उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत जो है सरकार से मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई और ये जिम्मेदारी तय की जाए कि कब तक उनको नियुक्ति उनकी होगी, क्योंकि 3 साल से वो लटक रहे हैं। तब रात में 12 बजे रात में उनके ऊपर बंदूक के कुंदों से उनके दरवाजे तोड़े गए और उनको डंडों से बेरहमी से पीटा गया। ये हमले नए नहीं हैं। क्या इस राजनीतिक दौर में अभी, जबकि उत्तर प्रदेश का एक निर्णायक चुनाव है और बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश की दिल्ली में और दूसरी जगहों पर युवाओं की है जो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, भविष्य उनको भले ही न मिल रहा हो लेकिन जिस तरह से धोखा मिल रहा है, वो क्या इस उसकी अभिव्यक्ति किसी रूप में आपको लगता है कि होगी इस चुनाव में? ऐसा लगता अ, है? जी, निश्चित रूप से ये बहुत अहम सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो इलाहाबाद में हुआ वह स्वतः स्फूर्त था। हमने मुझे याद है दादा कि हम लोग 2015-16 के आसपास एक कोशिश हमने की थी। दिल्ली में हमने एक औपचारिक ढंग से एक संगठन बनाया, एक मंच बनाया, यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट। और हमने ये कोशिश की कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उस समय बहुत तेजी से शुरू हो चुका था 14 के बाद से। तो हमारी एक समझदारी थी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उन नौजवानों के उन सवालों से जोड़ करके शायद हम जवाब दे सकते हैं जो सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। उनमें एक सवाल है रोजगार का। हमने कोशिश की दिल्ली में, हमने उसमें तमाम तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों से जुड़ने की कोशिश की। फिर हम इलाहाबाद गए और हमने इलाहाबाद की गलियों गलियों को घूमा है। मैं उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। 5 साल हमें बनाने वाले संस्थान है विश्वविद्यालय। मैं जानता हूँ कि दलित पिछड़े घरों के बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन है उनके लिए सार्वजनिक शिक्षा मुक्ति का द्वार है। हमारी तो पूरी परंपरा ही वही रही है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से लेकर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, तमाम लोग बार बार शिक्षा पर बल देते थे। तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था कि हम बने और हम वहीं रह के पढ़ाई की, हमारे सपनों को पंख दे करके उड़ान दी और हम दिल्ली तक आए। तो वो कर्ज है हमारे ऊपर। तो हम लगातार कोशिश करते थे कि रोजगार के सवाल पर बात हो। लेकिन जब उस यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट के तहत हम गए, हमने देखा कि इतनी अमानवीय परिस्थितियों में वहां नौजवान रहते हैं। क्योंकि पढ़ते समय हम अपने कमरे से विश्वविद्यालय या अपने कमरे से कोचिंग, दो ही जगह जाते थे, बहुत कम देख पाए। उस दौरान जो हमने देखा, पूर्वांचल के उन इलाकों से वो वो तबका वहां पढ़ाई करता है जो शायद और कहीं नहीं जा सकता। वो गांव में रहता, मगर थोड़ा सा सहूलियत अगर मिले उनके परिवार से, उनसे, तो वो इलाहाबाद आकर के पढ़ रहे हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमने इस देश और प्रदेश के नौजवानों की पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। वो उस 10 बाई 10 के कमरे में अमानवीय स्थितियों में रहने को मजबूर है। वो 10 रुपए की चाय नहीं पीते ताकि वो एक दिन की सब्जी बन जाएगी, खिचड़ी खा लेंगे, लाई चना खा ले। हमने बातें की, हम रोए हैं वहां। और हम लोग तब भी ये सोचते थे कि भाई अब आप अपने लिए नहीं बोलोगे, आप अपने लिए तो बोलो कम से कम कि एक बेरोजगारी एक मुद्दा बने। मगर वो नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि नौजवानों को हमारे यहाँ बहुत अराजनीतिक होने की एक ट्रेनिंग दी जाती है। अब तो 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में हम लोग, मैं शिक्षक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। और आपके मंच पर फिर से इसे मैं कोट करना चाहता हूँ कि मैं 12 साल से, आज 12वां साल मेरा चल रहा है, और 12 साल से मैं एडहॉक पर पढ़ा रहा हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आधे से ज्यादा, तकरीबन 60% शिक्षक हैं जो स्थायी नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है। जेएनयू को बर्बाद कर दिया गया और उसका इनाम मिला है वहां के कुलपति को कि वो उनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया कि अब पूरे देश के विश्वविद्यालयों को जेएनयू बना दो। नई शिक्षा नीति ने क्लोजर मर्जर के कॉन्सेप्ट के तहत, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के कॉन्सेप्ट के तहत, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड
ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के तहत अब पूरी एजुकेशन सिस्टम को अंबानी और अडानी के हाथों में बेच दिया है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि अभी भी इस देश के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही। बर्बाद है पूरी उच्च शिक्षा। तो शिक्षा और रोजगार का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हमने अपनी पीढ़ियां तैयार की अराजनीतिक ढंग से, तो उनमें एक खास किस्म की राजनीतिक समझदारी भी नहीं विकसित हुई है कि अगर हक मिले ना तो छीनना पड़ता है। इसलिए मैंने इलाहाबाद या तमाम उन नौजवानों को बहुत करीब से देखा है, और हम लोग भी उसी में थे। हमारे घर वाले, हमारे पिताजी कहते थे कि अपने हक के लिए बोलो, बाकी घर वाले कहते थे कि कहीं नेतागिरी मत करना, कहीं किसी आंदोलन में नहीं जाना है, कहीं कोई बात नहीं कहनी। अब आज तो मैं कैसे लोग मेरी बात को तारीफ करते हैं, और मेरे घर वाले हमेशा चिंतित रहते हैं कि अब इसका करियर खराब है, इसे परमानेंट नौकरी नहीं मिलने वाली। और मैं क्या झेल रहा हूं ये मैं जानता हूं, और मेरे जैसे तमाम नौजवान जानते हैं। तो वो जो अराजनीतिक होने की ट्रेनिंग दी थी, इसी वजह से इस देश में एक छात्र आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। बेरोजगारी इस समय जो हुई है, वो रेलवे की भर्ती परीक्षा में अगर ये ना होता तो वो इलाहाबाद और बिहार के तमाम जिलों में नहीं दिखता। बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं बन पा रही है। ये मेरी समझदारी ये है। दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों में जो एक छात्र राजनीति हुआ करती थी, उसको बहुत गहरी साजिश के तहत लगातार या तो अपमानित किया गया या तो खत्म कर दिया गया, जहां से नेतृत्व पैदा होता था। तो छात्र संगठित नहीं हो पा रहे। अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी तो परेशान हैं। आप देखेंगे कि रेलवे वाले अलग आंदोलन करते हैं, एसएससी सीजीएल वाले अलग करते हैं, शिक्षक भर्ती वाले अलग करते हैं। तो ये इन लोगों को एक में जोड़ने वाला कोई एक ईमानदार नेतृत्व भी नहीं है छात्रों के बीच में। इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल बन सकता था, जितना बड़ा ये सवाल बन सकता था उतना बड़ा नहीं बना है। इसीलिए मैं ये देखता हूं कि सत्ता को की भाषा तो विपक्षी दल नहीं बोलेंगे ना। विपक्षी दलों को बाकायदे आगे बढ़ करके और गहरे तेवर के साथ ये कहना चाहिए कि अमुक अमुक शिक्षक भर्ती में या अमुक नौकरियों में इतने पद खाली हैं, हम आएंगे तो पहली कैबिनेट में हम इतने पद भरेंगे। ये शब्द बड़ा मायने रखता है, पहली कैबिनेट। बिहार में वो कोशिश की थी आरजेडी ने। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम सिग्नेचर करके 7 से 10 लाख नौकरी देंगे। उत्तर प्रदेश में यह भाषा बोलनी चाहिए। आप तब नौजवानों को सीधे एड्रेस कर रहे होते, जैसे आपने पुरानी पेंशन की बात कही, वो सीधे जुड़ रहा है लोगों से। आपने जैसे बिजली के सवाल को कहा, सिंचाई के सवाल को कहा, आप नौजवानों को जिस दिन अपने समझाने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनता है। मुझे यहाँ एक गैप दिख रहा है सर। जमीन पर एक आक्रोश है, नाराजगी है, वो चैनलाइज नहीं है, वो बिखरी हुई है। अराजनीतिक होने की ट्रेनिंग देकर के हमने नौजवानों को ऋण विहीन कर दिया है। वो डरते हैं आंदोलन करने से। लेकिन उन्हीं नौजवानों में से हमने ये देखा है कि जब पानी सर के ऊपर जाता है तो वो सड़क पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मेरा मानना है कि ये सवाल महत्वपूर्ण बनेंगे। अफसोस मेरा ये है कि शिक्षा का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं बन पा रहा है। मसलन नई शिक्षा नीति को जोड़ना चाहिए, ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। स्कूल मर्जर क्लोजर के तहत बंद किए जाएंगे। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज मर्जर क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किए जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं, अब मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और ये गर्मी इसीलिए है, आपको कलम की भाषा बोलनी थी, आपको किताब की भाषा बोलनी थी। यहां मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों में तो आक्रोश है, वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं। विपक्ष शायद अभी थोड़ा सा उन नौजवानों के गुस्से से सीधे खुद को जोड़ने में एक कदम पीछे है। मेरा मेरा आकलन ये है। अगर वो एक कदम और बढ़ा लें, 10 फरवरी से चुनाव का वोट पड़ना है, तो मुझे लगता है बहुत तेजी से एक माहौल बदलेगा। और बियॉन्ड द पार्टी लाइन एक यूथ जो नाराज है, वो आपको वोट देने में कामयाब होगा या किसी को सत्ता से हटाने में कामयाब बहुत अच्छा आपने कहा, और ये बात तो सही है कि गर्मी शांत करने वाली जो भाषा है, जब क्रोनिक कैपिटलिज्म अपने चरम पर होता है और उसके द्वारा संरक्षित राजनीति, वह भले ही धार्मिक फासिज्म का मुखौटा लेकर आए या माने हिंदूवाद का मुखौटा लेकर आए, वो इसी तरीके की गुंडों की भाषा ही बोलता है। और वो न केवल गुंडों की भाषा बोलता है बल्कि पुलिस का उपयोग जनता के खिलाफ करता है, जो कि ऐसा देखने में भी लगातार आया है। तमाम सारी आवाज़ों को शांत करने की बात लगातार होती रही है, जो
स्वास्थ्य के सवाल पर बोलते रहे। आप डॉक्टर कफील का देख सकते हैं गोरखपुर में, उनको गलत आरोपों में लगातार अंदर किया गया, परेशान किया गया उनको, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। एक चीज जो मुझे समझ में आई कि नौजवानों का पिछले 2 दशकों का जो हम देख रहे हैं शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ जो है, नौजवानों का एक बड़ा तबका जो दलित, ओबीसी और आदिवासी इलाकों से आए हैं, जो दूर दराज के इलाकों से दिल्ली जैसे माने महानगरों में गए, जो बनारस और या दूसरे इलाहाबाद जैसी जगहों पर आए, तो उनमें एक चीज समझ में आई कि जैसे एक रूपक था कि किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों का होल्ड हुआ करता था छात्र संघ पर, और हर छात्र जब आदर्शवाद की तरफ जाता था तो मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की त्रिमूर्ति उनके कमरे में हुआ करती थी फोटो के रूप में। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो है ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा से लेकर जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव इत्यादि ने ली, भगत सिंह ने ली। और एक तरह से उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि हमारी वाबस्तगी अपने उन विचारकों के साथ हो रही है जो हमारी जमीन पर लड़े, हमारी लड़ाई लड़े, हमारी जो एक एक तार्किकता विकसित की उन्होंने, एक तरह से हमको एक मौलिक जमीन मिली लड़ने की, और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अपनाया, इतना अपनाया कि मैं कई बार देखता हूँ शादी ब्याह के कार्ड जो छपते हैं, तो उसमें महात्मा फुले से लेकर ललित सिंह यादव तक की तस्वीरें होती हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और जितने भी बहुजन नायक हैं, माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होती है, और फातिमा शेख की होती है। एक बहुत बड़ा आदर्श है जो कि उन्होंने अपना जो एक मौलिक जो देश का के भीतर से उनको पैदा मिला। लेकिन इसी के साथ एक सवाल उठता है कि वे बहुत बड़े स्तर पर जो है एकाग्र नहीं हो पाए, जुट नहीं पाए, बहुत बड़ा सांगठनिक ढांचा उनका नहीं बना। युवाओं के बीच जो एक भाईचारे का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ, और वो अलग अलग खित्तों में, छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए। ऐसा क्यों हुआ कि आदर्श तो उन्होंने सम्मिलित रूप से एक बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन उनका जो माने ऑर्गेनाइज जो स्वरूप है वो बहुत कमजोर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं बन पाया। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है सर कि एक तो इसका जवाब सत्ता की तरफ से दिया जा सकता है कि खासकर 90 के बाद के दशक को मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की है, लगातार अध्ययन कर रहा हूँ। मंडल आंदोलन का दौर था, नव उदारवादी नीतियों के लागू होने का दौर था। पिछले 3 दशकों में उस दौर ने जो यात्रा तय की है, इसमें सत्ता का एक चरित्र सामने आया है कि वो लगातार प्रतिरोध के उभरने की जो प्रयोगशालाएं थी उनको उन्होंने कमजोर किया है। नव उदारवादी नीतियों के तहत यह एक जरूरत भी थी कि आप लोकतंत्र में विरोध के स्वरों को बिल्कुल कुचल देंगे तो फिर तो आभासी लोकतंत्र बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। एक मिथ्या, एक भ्रम कायम भी रखना है कि हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए विरोध होते रहने देना भी है, मगर उन विरोधों को सांगठनिक होने का जो 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 भी स्पेस है उन्हें कमजोर करना है। इसलिए मैंने अपने पिछले जवाब में ये कोट भी किया था कि छात्र राजनीति दरअसल वह राजनीतिक प्रयोगशाला थी जिसने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए। तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक लोग छात्र राजनीति से निकले लोग थे। छात्र राजनीति दूसरा काम ये भी करती थी कि वो राजनीति की बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को बेहद गहरे स्तर पर प्रभावित करती थी। इसलिए वह जो एक सांगठनिक चरित्र था वह सत्ता को चुभता था। तो पिछले 3 दशकों में क्रमशः उस पूरे सांगठनिक ढांचे को ध्वस्त किया गया है। इसीलिए उसका आखिरी एक हमला एक तरह से कहा जाए तो जेएनयू में हुआ। जेएनयू में बाकायदे छात्र राजनीति को अपमानित करके बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। जेएनयू अपने मिजाज का था तो वो लड़ पाए। जामिया में हमने देखा, जामिया में छात्र राजनीति पर बैन था, चुनाव पर कहूं तो, लेकिन जामिया के छात्र लगातार, जो भी सजग छात्र हैं, युवा हैं, अगर उनकी राजनीतिक समझदारी विकसित होती है तो वो लगातार अपना एक स्पेस क्रिएट करते हैं। आप साहित्य के विद्यार्थियों को
जो एक परंपरा में, एक विरासत में प्रतिरोध पाते हैं, उनमें सब चापलूस नहीं होंगे ना कि प्रोफेसर का झोला उठाएंगे, उनके चैम्बर में बैठ करके चरण वंदन करेंगे और ताकि उन्हें एडहॉक गेस्ट या परमानेंट नौकरी चाहिए। उन्हीं के बीच से रीढ़ वाले लोग भी निकलते हैं। तो जामिया में हमने देखा कि वहां कोई छात्र राजनीति सांगठनिक रूप में नहीं थी, लेकिन जब हमला हुआ तो जामिया ने प्रतिकार किया, और उसी हमले के प्रतिकार में शाहीन बाग खड़ा हुआ। मैं इस पूरे प्रकरण को आप देखिए, यह जो CNRC का आंदोलन था, मैं उसे दो वजहों से याद करता हूं। महिलाओं के नेतृत्व की वजह से और नौजवानों की उसमें शिरकत करने की जो बहुरंगी तस्वीर बन रही थी उसकी वजह से। तो ऐसा ऐसा नहीं है। हैदराबाद में हम रोहित वेमुला को कभी नहीं भूल सकते। मेरी नजर में जो मेरी पूरी सामाजिक न्याय की समझदारी बनी है, उसके पीछे रोहित वेमुला के पूरे सांस्थानिक हत्या और उसके बाद उठ खड़े हुए पूरे देश में नौजवानों की एक नई चेतना ने मेरे मेरी समझदारी बनाने में गहरी भूमिका निभाई। तो हैदराबाद का वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा में जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ बहुजन छात्रों ने मान्यवर कांशीराम की जयंती मनाई तो उनको निष्कासित कर दिया गया। अगर मैं ठीक तथ्य याद कर पा रहा हूं तो तकरीबन 12 छात्रों को विश्वविद्यालय ने निष्कासित कर दिया। BHU में छात्राओं ने सड़क पर उतर के आंदोलन किया। आप बनारस के हैं, आपने बखूबी उसे देखा है, लिखा है, आपने बोला है उस पर। मुझे लगता है कि जब इस तरह से हम देखें तो ऐसा नहीं कि हर तरफ स्याह पहलू ही है। ये सारे वे प्रतीक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने लगातार आंदोलन किया, मगर हाँ, अब इन्हें विश्वविद्यालयों में यज्ञ होने की तैयारी है। मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज हैं जो गौशाला बना रहे हैं, यज्ञ हवन करा रहे हैं। और आज ही मैंने देखा कि वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तमाम नायाब वजहों से चर्चा में रहता है, और आज वहां के एक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को लेके कहा कि उपला बनाओ, रोजगार मिलेगा। अरे इस देश के कृषक, कामगार, कमेरा लोग पीढ़ियों से ये रोजगार कर रहे हैं। नहीं, और मैं एक तथ्य जोड़ दूं सर, चूंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं इसलिए मुझे वे सारी बातें जरूर कहनी है ऐसे हर मंचों पर, जिसका असर आज नहीं दिखेगा, 10 साल 20 साल बाद दिखेगा, लेकिन तब बचाने को कुछ नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री जब एक लॉन्चिंग कर रहे थे, याद रखना चाहिए इस देश को, कोविड में दुनिया जब कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहाँ एक तरफ तबलीगी जमात के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों पर मुकदमे हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून और नई शिक्षा नीति, तीनों एक साथ लागू की गई। आपदा को अवसर में बदला गया। और उस नई शिक्षा नीति में जब लॉन्चिंग हो रही थी ऑनलाइन, तो उसके बाद प्रधानमंत्री उसके 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 खासियतों को बताते हुए कह रहे हैं कि हम कौशल विकसित कर रहे हैं, हम टोटी जोड़ने, हम पंचर जोड़ने, हम बढ़ई, कुम्हार, लोहार ये काम कराएंगे, और ताकि हमारे नौजवान स्किल्ड होंगे। आप ऐसी नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस देश के कृषक, कामगार, कमेरा जो जातियां हैं ना, वो पुश्तैनी रूप से ये सारे काम करती हैं, हुनरमंद हैं। नौ उदारवादी नीतियों ने उनके हाथ के पेशे खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, और नई शिक्षा नीति से वापस आप उन्हें उनके पुश्तैनी पेशे में ढकेलना चाह रहे हैं। कौन लोग जाएंगे? कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्लाह, निषाद, इन्हीं के बच्चे न जाएंगे उस स्केल में? जैसे मेहतर गरीब ब्राह्मण भी कभी मैला साफ करने के लिए गटर में आज तक नहीं उतरा होगा, वहां एक ही जाति के लोग उतरते हैं। तो जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे लगता है सर कि ये जो आपका सवाल है कि पूरा जो छात्रों के बीच की एक खाई जो बनी है, मैं उसका स्याह पक्ष तो है, उजला पक्ष ये है कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी, फातिमा लतीफ, सुनीता से लेकर के तमाम वे सांस्थानिक हत्याएं जिन्होंने इस देश के नौजवानों को आंदोलित किया, और इस देश में अब नई पीढ़ी नौजवानों की आई है जो ओबीसी तबके के बच्चे अंबेडकर को पढ़ रहे हैं। ओबीसी तबके के बच्चे सावित्रीबाई फूले से लेकर के तमाम लोगों को पढ़ रहे हैं, जो गैप था, जो नहीं पढ़ने दिया गया था। अब तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोग मिल करके, और खासकर मैं विश्वविद्यालयों में देख रहा हूं सर, मुझे वहां उजाला नजर आता है। एक नई पीढ़ी आई है जो अब अपनी वैचारिक विरासत से भी जुड़ रही है और अपने सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ रही है, और शायद गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। हाँ,
सत्ता की भूमिका, उसके अराजनीतिक किए जाने की भूमिका, शैक्षणिक संस्थानों का क्रमशः विनाश किए जाना, इन सारी वजहों से ये छात्रों का संगठित न हो पाना एक बड़ा रिश्ता जुड़ता है। दूसरी तरफ हमने वैचारिकी को कम तवज्जो दी, हमने हो हल्ला करने वाले लोगों को तवज्जो दी। भगत सिंह कहाँ है? मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाक्य मैं सुनाता हूँ सर, दिलचस्प वाक्य है। लगानी थी तस्वीर सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की, तो आड़ किसकी ली गई? भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की। तो 3 तस्वीरें एक साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की गेट नंबर 4 पर लगाई गई, सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। हमने उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के चौराहों पर खड़े होकर के ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो मंडल विरोधी आंदोलनों का केंद्र हुआ करता था। ये बदलाव मुझे दिख रहा है, बीएचयू की लड़कियों में बदलाव दिख रहा है, जामिया की लड़कियों, जेएनयू के लड़कों में दिख रहा है। मगर मैं जो भविष्य देख पा रहा हूं वो बेहद बेहद धुंधला है, क्योंकि अब लगातार ये सारे संस्थान कमजोर किए जाएंगे। अब आप हेफा से लोन लीजिए, आपको विश्वविद्यालय चलाना है तो आप पहले लोन लीजिए, जेएनयू लोन ले चुका है, डीयू लोन लेना शुरू करने वाला है। अब लोन लेंगे तो लोन भरना होगा, तो सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज आएंगे। सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि शिक्षा बेचा जाए, क्या कि संस्थान उससे अर्जित करे, लोन कम लेना पड़े। तो इसका तरीका क्या है? शिक्षा घटाओ, शिक्षक घटाओ और विद्यार्थी की फीस बढ़ाओ। कैसे पढ़ेंगे इस देश के कमेरा जात के बच्चे? और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में है। मैं सर एक किस्सा सुना देता हूं, किस्सा क्या हकीकत है। अभी मैं आज सुबह भी जिस क्लास को पढ़ाया हूं ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की किस्सा है ये है। 64 स्टूडेंट मेरी अपनी क्लास में है, और मेरी क्लास में अब तक मैक्सिमम 22 स्टूडेंट भी नहीं आए। 1/3 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, और 2/3 बच्चों को अगर आप उनका सोशल ऑडिट कराइए तो 99% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे, जिनके घर में मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और उनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन 40% न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर दी गई। स्वयं ऐप से लेकर के तमाम ऐप बनाए जाएंगे। आप यूट्यूब पे गाना देखेगा आपका लड़का कि क्लास लेक्चर अटेंड कर रहा होगा, ये खत्म है कहानी है। घर बैठ के डिग्री पाइए और उस डिग्री की कोई अहमियत नहीं बचेगी। तो मुझे लगता है सर, इन वजहों से लगातार एक तरफ वैचारिक पतन किया गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ उनको इतना कमजोर कर दिया गया। वो हिटलर के यहाँ तो नारा लगता था ना, हिटलर के यहाँ बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि जनता को इतना कमजोर कर दो कि वो जिंदा रहने को ही अपनी सबसे बड़े खुशनसीबी समझे। हम वहां जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के संदर्भ में ये बात कहूं तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि इसे अगर हम नहीं रोक पाए ना, तो चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये हमेशा के लिए पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी। एक बहुत अच्छा आपने संदर्भ दिया। और लगता है कि नौजवानों के भीतर एक आग तो पैदा हुई है, लेकिन निराशा चारों तरफ बढ़ी है। मैं हमेशा सवाल उन तथाकथित शासक होने के कगार पर पहुंचे लोगों पर उठाता हूं कि उन्होंने अपनी सत्ता के दौरान और अपनी पार्टी की जो पूरी संरचना है उसमें छात्रों को कहाँ रखा उन्होंने। जब नेताजी चलते हैं काफिले में तो उनके आगे बुलेट से चलने वाले कुछ नौजवान लड़के जो कि झंडा लेकर और उनका नारा लगाते हुए चले, या कोई आए उसको काला झंडा उनकी पार्टी के नाम पर दिखाने वाले नौजवान हो उनके पास, यानी उनके प्रोटेक्शन में वो चलते हुए गोली खाकर मर जाएं और वो कहें कि छात्र देखिए कितने बलिदानी हैं। लेकिन जब मने संगठनात्मक संरचना की बात आती है तो वहां वे उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते। आपको उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखिए कि बीजेपी या संघ का पूरा ढांचा नौजवानों को किस तरीके से बर्बाद करके इस्तेमाल करने का उन्होंने बनाया। दया आनी चाहिए इस बात पर कि जिसको सवर्ण कहते हैं वो अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, लेकिन उनका क्या इस्तेमाल हुआ? वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर गालियां देने वाले और महिलाओं को नीलाम करने वाले ऐप बना रहे हैं और इस तरीके से तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। ये जिस देश में रामानुजन जैसी प्रतिभा पैदा हो रही हो, जिस देश में
तमाम सारे बड़े बड़े लोग थे पैदा हुए जिन्होंने बहुत बड़ा विज्ञान में काम किया। उस देश में इस शर्मनाक स्थिति तक नौजवानों को पहुंचा दिया गया। और उधर भी यही उधर तो यह हालत है ही। उन्होंने सोशल मीडिया को पूरी तरह से गंदगी का अड्डा बना दिया। उनके वे सारे नौजवानों का इस्तेमाल उन्होंने इसी रूप में किया। वो खबरें खोज रहे हैं, वो जाति पर तंज कर रहे हैं, वो महिलाओं पर तंज कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं सबको। गालियों के शिकार आप भी अपने आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा होते रहे हैं, लेकिन आपने परवाह नहीं की, लेकिन आपको दुख हुआ कई बार। मैं कई बार ऐसे लोग जब मुझे मेरे मंच पर कभी आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा, तब वो जो है दूसरी तरह से जो है गिड़गिड़ाते हुए बात करते हैं। नौजवानों का जो इस्तेमाल है, जो राजनीतिक संगठन है, जो मैंने जो अपने आप को मानते हैं कि वो एक ऐसी जमात का नेतृत्व कर रहे हैं जो जमात कभी सत्ता में नहीं रही बल्कि सत्ता के शोषण का शिकार रही, उसके दमन और उत्पीड़न का शिकार रही, उनके यहाँ क्या गुंजाइश है नौजवानों के लिए? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और जहाँ तक गालियों वाली बात है तो वो तो अनवरत मिलती जा रही है। अभी इधर बीच मेरा कुछ एक जो बोलना था वो इंस्टाग्राम पर जब पॉपुलर हुआ तो मैंने ये देखा कि इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिस पर तस्वीरें या वीडियोस चलती हैं। उस पर कमेंट या लिखने की कोई बहुत तवज्जो, बहुत अहमियत नहीं होती। और मैंने जब कुछ दिन बाद अपना पूरा अकाउंट देखा तो अनवरत गालियां मिली। इतनी खराब गालियां, इस किस्म की गालियां कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। तो ये तो मिलता रहेगा। असल में सर मैं एक दो दो हिस्सों में आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहला ये कि यह कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। असल में आप जैसे शिक्षा बर्बाद करेंगे ना तो रोजगार कम मांगेंगे लोग। बेरोजगारी और अशिक्षा, इन दोनों से लैस एक नौजवान की पीढ़ी आपको भीड़ के रूप में मिल जाएगी। उस भीड़ का आप सियासी इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के बाद वही भीड़ दो जगह बंटेगी। पहली तरफ वह पूंजीवादी कारखानों की तरफ जाएगी जहां सस्ता श्रम बन करके कई गुना मुनाफा कमाने में काम आएगी। और दूसरी तरफ उन मुद्दों को भटकाने और अपने एजेंडे को लागू कराने के लिए दंगाई भीड़ बनेगी। तो एक भीड़ वो सस्ते श्रम वाली पूंजीवाद के हिस्से चली गई और दूसरी भीड़ जो दंगे वाली है वह ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के हिस्से चली गई। इसलिए सुनियोजित तरीके से शिक्षा और रोजगार इन दोनों को बर्बाद किया गया है। उसे सस्ता श्रम चाहिए और इन्हें हिंसक आतताई भीड़ चाहिए जिसे इशारा कर दें कि जाओ ट्विटर पर उधर गाली देना है, इंस्टाग्राम पर इधर गाली देना है, बुली ऐप सुली ऐप बनाओ और मौका मिले तो रैगर, अकबर खान, पहलू, अखलाक, जुनैद, उनकी लिंचिंग करो, दलितों की बस्तियां उजाड़ो, ओबीसी के तमाम जाति के लड़कों को ऊपर हमला करो। ये काम सत्ता के लिए फायदेमंद था, राजनीतिक सत्ता के लिए। और दूसरी तरफ पूंजी की सत्ता के लिए सस्ता श्रम। इसलिए बहुत सुनियोजित तरीके से युवाओं को इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो लगातार एक सवाल पूछता हूं, धर्म खतरे में कब आता है? जब शिक्षा और रोजगार की बात होती है। बहुत आप उन नौजवानों से पूछिए, अमित शाह का बेटा कभी धर्म बचाने नहीं आएगा। वो बीसीसीआई का चेयरमैन करके करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बनेगा। राजनाथ सिंह के बेटे नेतागिरी में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम रमेश पोखरियाल निशंक पिछले एमएचआरडी मिनिस्टर थे, इस बार के धर्मेंद्र प्रधान। इन सब के बच्चे भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों या विदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बच्चे हैं। जिनके बच्चे नहीं है उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो केवल गर्मी शांत कराने और पोशाक देख के पहचानने की बात कर रहे हैं। जिनके बच्चे हैं, आप अपने उन नेताओं को देखिए, वो विदेश में पढ़ा रहे हैं और जानते हैं क्योंकि आप अपने देश को वो रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और तारीफ करते हैं। तो दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं? उन नफरती भीड़ में तब्दील युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, हम तो पूर्वांचल के लोग, हम जानते हैं हिंदू हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी क्या काम करती है। स्कूल बंद होगा ना, वो कभी खुलवाने नहीं आएंगे। वो विश्वविद्यालय नया खुले इसके लिए कभी नहीं आएंगे। कोविड काल में हमने 2-3 सालों में
नौजवानों, स्कूल के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों तक। हमने 3-4 साल की ऐसी पीढ़ी तैयार की है जिनके पास कुछ भी नहीं है एजुकेशन के नाम पर। ये बर्बाद पीढ़ियां निकल रही है कोविड के दौर की, और आपके लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। देश में चुनाव हो सकता है, अभी भी विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे, बंद है विश्वविद्यालय। बाजार खुल गया, मंदिर का व्यापार खुल गया, सियासत का पूरा व्यापार खुला हुआ है, विश्वविद्यालय और स्कूल बंद है। अब धीरे धीरे स्कूल खोलेंगे। मुझे लगता है सर कि इन ये एक पहलू है जिसमें सब शामिल है, इसलिए सब चाहते हैं कि यह काम हो। अब इसी सवाल के दूसरे पहलू से आपका पहला सवाल का हिस्सा जुड़ा हुआ है कि तमाम वे लोग जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि से आए, उन्हें जब सत्ता हासिल हुई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। हम जानते हैं कि उनके सत्ता में आने का, कांशीराम का, मुलायम सिंह यादव का, लालू प्रसाद यादव का क्या रोल है, चौधरी चरण सिंह का, कर्पूरी ठाकुर का, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के दक्षिण भारत में आज जो स्टालिन कर रहे हैं, ये एक वैचारिक विरासत की वजह से हुआ। मायावती जी का मुख्यमंत्री होना इस उत्तर प्रदेश की पूरे बहुत कुछ चीजों को बदलने का काम किया। हम जानते हैं इन चीजों की अहमियत। आप उनसे पूछिए जिनकी 2 पीढ़ी पहले तक लोग वोट तक नहीं दे सकते थे, फिर भी लोकतंत्र जिंदा था। आज वो वोट भी देते हैं और अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ते भी हैं। तो काम इन लोगों ने बहुत अद्भुत किया, मगर जो चूक रही वो कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की थी। वो मान्यवर कांशीराम के यहाँ तो थी कि वो वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करते थे। अभी मुझे बामसेप के कई जगहों पर बुलाया गया, मैंने जाकर उन लोगों से कहा कि आप वो चीज थे जो 1925 के सांस्कृतिक संगठन का जवाब बन सकते थे, लेकिन बामसेप के नाम पर दर्जन भर बामसेप बन गए। और नौजवानों को कैडर के रूप में तैयार करने के लिए इन राजनीतिक दलों ने कोई व्यवस्थित काम नहीं किया। अगर किया तो वो अपर्याप्त, वो अधूरे मन से किया। आज इसीलिए लोग आपको बरगलाने में कामयाब हो जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी भीड़ चाहिए जो बुलेट लेके आगे पीछे चले। सर, अब तो फॉर्च्यूनर की रैलियों रेलों से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है। सबको पता है प्रधानी के चुनाव का रेट है 10 से 15 लाख का खर्चा। बीडीसी खरीदना है तो ये जो जिला पंचायत का 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए खर्च होगा, एमएलसी में 5 करोड़ खर्च होगा, विधायक में 10 करोड़ खर्च होगा, एमपी का चुनाव लड़ना है तो 50 करोड़ तक खर्च जा रहा है। और राजनेता कौन बन रहा है? जिसके पास 2 चीजें ज्यादा है, धन और दूसरा बाहुबल। राजनीति किस दिशा में जा रही है? उस राजनीति से मैं एक बौद्धिक रूप से जब अपने पाठक के रूप में मैं अपने समाज को देखता हूं तो मैं बहुत निराश हूं। अब नौजवानों के बीच से नेता नहीं निकल रहे हैं, एक आध दो अपवाद छोड़ करके। अब वोट भी उन्हें, टिकट भी उन्हें दिया जाता है जो अपने हिस्से में चुनाव दे के, पैसा दे करके लड़ सकता है। माफिया के खिलाफ माफिया के लड़ाया जाएगा, पैसे वाले के खिलाफ पैसे वाले के लड़ाया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब ने, आखिरी आपके इस सवाल का आखिरी पहलू बस जोड़ दो सर, आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा। हम शायद, मैं अपने को आखिरी पीढ़ी मानता हूं जो 90 के आसपास पैदा हुए, 90 के पहले उन्होंने संक्रमण का दौर देखा है। हम वो लोग थे जो जगह जमीन गिरवी रख करके हमको पढ़ने भेजा गया था कि पढ़ लेगा तो शायद पूरी पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल दे। अब लोग पढ़ाई से मोह भंग हो रहा है सर। मेरे ही गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग करके 4 फॉर्च्यूनर से लड़के चल रहे हैं जिनको डिग्री हाई स्कूल इंटर की नहीं मिली। हमने अब शिक्षा के ऊपर जो भरोसा था वो खो दिया है, और यह भरोसा खोने में बतौर समाज हम सब दोषी हैं, बतौर सियासत ये सारे नेता दोषी हैं जिन्होंने वही भीड़ तैयार की है जो संख्या में दिखाए। और अब तो सर कुर्सी पाने का दबाव है ना, और ये जरूरी भी है। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव आए, नहीं तो ये ठोक दो वाले लोग, ये कलम और किताब के दुश्मन लोग, ये तो पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे। मगर बाद में क्या कोई अल्टरनेट सांस्कृतिक सामाजिक विमर्श खड़ा हो पाएगा? इसमें मुझे डर है। और युवाओं को मैं यहां देखना चाहता हूं, आप और मजबूत हों। आपने कार्ड का जिक्र किया था, वहीं उजाला है सर। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले नौजवानों के यहाँ थोड़ा थोड़ी उजाले की रोशनियां दिख रही हैं, बाकी तो सब स्याह होता जा रहा है। पता नहीं 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा है कि हर व्यक्ति को सपना इसलिए देखना चाहिए कि सपने देखने में पैसा नहीं लगता, लेकिन सपने
सफल करने में, सपनों को सच करने में उसको जो एफर्ट लगाना पड़ता है वो उसका पूरा वजूद बदल देता है। मैं आपसे एक कल्पना का सवाल पूछ रहा हूँ लक्ष्मण। एक युवा के नाते अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भागीदार होते और आपको कोई एक चीज खास तौर से रोजगार या शिक्षा का एक महकमा आपको आपके सामने होता कि इसको संभालना है, तो आपके क्या एजेंडे होते जो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी अनुपस्थिति में भी उसकी तरफ विचार करे, अगर कोई आती है ऐसी जनवादी सरकार तो? निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो सपने की बड़ी अहमियत है। हमारा हमारा कवि लिखता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत में ख्वाब ही तो हैं। हमारे पुरखों ने ख्वाब देखा, हम भी ख्वाब देख रहे हैं और हम बड़े ख्वाब देखें। हमारे डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो बुरे लोगों को आने का मौका देते हैं और उनके राजनीति का शिकार होते हैं। तो राजनीति को तो मैं कहीं भी मतलब अछूत की तरह नहीं देखता हूँ। राजनीति में नौजवानों को जाना चाहिए। और हम सारे लोग, अब एक प्रोफेसर जब संसद में खड़े होकर के राज्यसभा में जब बोलता है तो लगता है कि हाँ, प्रोफेसर के भाषण की अहमियत है। उसकी भाषा सियासत के स्तर को भी बचाती है। चुटकुले और नैन मटक्के वाली भाषा नहीं होती। तो अच्छे लोग राजनीति में आए। आपके सवाल का जो दूसरा और सबसे जरूरी पहलू है, मुझे लगता है सर, सब कुछ के केंद्र में शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बेरोजगारी या रोजगार ऐसा मुद्दा है जो सीधे आज आपके आंखों के सामने नजर आता है। आपके पास आज रोजगार है तो कोविड की बर्बाद अर्थव्यवस्था के बीच 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों का तेल, 1000 रुपए एलपीजी और यूरिया की कमी, किसानी बर्बाद होना, खेती बर्बाद होने के बीच भी अगर एक मंथली इनकम का एक सोर्स है ना, तो आप अमृत काल में हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कभी कोई अमृत वमृत काल नहीं है। इसलिए रोजगार का सवाल आज का सवाल है, वर्तमान का सवाल होता है। उसमें अच्छा है तो भी दिखता है, बुरा है तो भी दिखता है। इसलिए उत्तेजना रोजगार के सवाल पर ज्यादा बन सकती है। विडंबना तो यह है कि उस पर भी नहीं बन पा रही। लेकिन शिक्षा, उसका अच्छा पक्ष या बुरा पक्ष आज नहीं नजर आता। शिक्षित करके आप किसी पीढ़ी को क्या देंगे, उसका तुरंत आउटपुट नहीं मिलता। रोजगार में तो मिल जाता है, हमने नौकरी दी, पूरा अर्थव्यवस्था बदल गई उस परिवार की। एक को रोजगार, सर हमारे तो बहुजन लोगों की एक फेलोशिप मिली ना, तो उसने अपने 2-4 भाई बहनों को पढ़ाया है। हमारे लिए तो फेलोशिप का ये अहमियत थी। रोजगार तो बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं यह समझता हूं सर, सब कुछ बर्बाद होने पर आप बचाने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाते ही है। शिक्षा बचाने की एक क्रांति, मतलब अमूल चूल बदलाव वाली पॉलिसी बनानी होगी। सबको निःशुल्क और गुणवत्ता की शिक्षा। उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। स्कूलों की इमारतों को और बच्चों के पढ़ने को पूरा फंड उसमें देना चाहिए। हमारे यहाँ तो नारा समाजवादी आंदोलनों का लगता रहा है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा। मुझे लगता है वहां काम करने की जरूरत है। स्कूल बचेंगे, विश्वविद्यालय बचेंगे तो सामाजिक और नागरिक बोध बचेगा। और जब बोध बचेगा तो अपने वक्त के सवालों से लड़ लेगा। न तो वो किसी के बहकावे में आकर के दंगाई बनेगा, न तो किसी मतलब नफरती राजनीति का शिकार होगा। और वो अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पहलुओं को बचा लेगा। तो मेरा मानना यह है सर कि स्कूलों पर काम हो, बजट बढ़ाया जाए, स्कूलों को निःशुल्क और ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं, विश्वविद्यालय खोले जाएं, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाए, कोचिंग के सिस्टम को थोड़ा कम किया जाए। और इसको फिर ऐसे अपस्किल से जोड़ सकते हैं कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को, मुश्किल नहीं, आप ह्यूमन को रिसोर्स में तब्दील कर लेते। उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी है, पूरे उत्तर प्रदेश का ढांचा बदल गया। इसलिए शिक्षा के
स्तर पर एक बड़ी बदलाव की जरूरत है, एक ठोस रणनीति की जरूरत है, और रोजगार में कम से कम दो स्तर पर काम कर दें। जितने खाली पद है ना, तत्काल उन्हें भर दिया जाए, विथ सोशल रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस। दूसरी तरफ अपने आप जो बाजार का सर्कुलेशन है ना, हमारे यहाँ पैसा एक जगह टिक गया है, और अब पूरे देश को कुछ लोगों के हाथों में बेच करके एक नए कैपिटलिस्ट फॉर्मेट में हम जा रहे हैं। और जब पूरा पैसा एक जगह केंद्रित हो गया, तो अब नेशन और स्टेट की जरूरत क्यों है? केवल मॉडरेट करने की। इसलिए जो बचा है उसे भी बेचा जाएगा। तो ये अब कुछ दिन बाद आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल इसलिए चुनेंगे कि वो 10 उद्योगपतियों के द्वारा देश कैसा चल रहा है इसको संतुलित करें, और कुछ उसके काम नहीं होगा। स्टेट लेवल पर मेरा मानना यह है कि अगर आप रोटेशन वाली इकोनॉमी सर्कुलेट करते हैं, मनी नीचे तक आती है, तो अपने आप वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से आप पूरे प्रदेश का भविष्य 5 साल में बदल सकते हैं। आपने कुलपति नियुक्त करने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आरएसएस के लोग अपने कुलपति, अपने प्रोफेसर, अपने मास्टर नियुक्त कर रहे हैं। कल वो सरकार में हार जाएंगे, उनका प्रोफेसर नहीं हारेगा, उनका कुलपति आरक्षण विरोधी नियुक्तियां करता रहेगा, पाठ्यक्रम बदल देगा, पढ़ाई बदल देगा, वो उपला भी बना के पढ़वा देगा, और नई नई भीड़ तैयार कर देगा, जिसको काशी मथुरा के वहां जहां बाकी है ना उनका मिशन, वहां इस्तेमाल कर ले। हमारे लोगों ने वहां ध्यान नहीं दिया। हमारे लोग शिक्षक और बौद्धिक जमात से डरते हैं, उनसे दूर रहते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा पर काम करना, रोजगार पर काम करना, सामाजिक न्याय के साथ, यही मेरा एकमात्र एजेंडा होता। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप प्रदेश को बचाना चाहते हैं, तो केवल एक सरकार बदल जाने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। पहली तो जरूरत यह हो कि यह सरकार बदले। जो संविधान विरोधी है, जो सामाजिक न्याय विरोधी है, इसको तत्काल कुर्सी से हटाना चाहिए। लेकिन जब आप आए, तो आपके ऊपर भी यह भरोसा कैसे लोग करें कि आप शिक्षा और रोजगार पर काम करें। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण, आप आए और आपने इतनी शानदार बात की। हमेशा आप शानदार बोलते हैं और आपको मैं बहुत शिद्दत के साथ सुनता हूं और सुनता ही रहूंगा। और देश के युवाओं की एक उम्मीद है आप, और ऐसे ही बने रहिए। जल्दी ही हम एक नए विषय पर फिर रूबरू होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी धन्यवाद।